नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांदराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। आरपीएससी का पेपर और पेपर के बाद जो माहौल बना उसे देखकर लगता है कि बहुत सारी गलतियां पढ़ने वालों ने और पढ़ाने वालों ने की। मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचता हूं, इसलिए मैं ये मानता हूं कि पढ़ने वाले की कोई गलती नहीं है, गलती पढ़ाने वालों की है। और विद्यार्थी ने पढ़ाने वालों पर विश्वास किया, अपना सब कुछ, क्योंकि विद्यार्थी के पास सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वक्त, और वो उसे दिया। उस वक्त देने के बाद में भी वो यदि खरा नहीं उतर पाया तो इसके लिए ये तो नहीं कह सकते कि केवल विद्यार्थी दोषी है। मेरे पास कुछ विद्यार्थियों के 2 दिन से कॉल, 3-4 दिन से आ रहे हैं, तो कुछ मुझे कहते हैं साहब करें क्या, क्या पढ़ें, अब क्या पढ़ें। एक जनरल बहुत सवाल होता है विद्यार्थी का, और वो मुझे कहता है कि साहब अब क्या पढ़ें, अब तो समझ में ही नहीं आ रहा है। इतनी गहराई से पढ़ा, इतनी डेप्थ दी नॉलेज को, उसके बाद में भी यदि सवाल नहीं होते हैं तो सवाल पूछे कहां से गए। और एक विद्यार्थी पढ़ने में उसकी एक लिमिट होती है, और लिमिट से भी ज़्यादा गहरा सवाल आता है तो वो पूछता जरूर है अपने आप से, और अपने शिक्षक से तो पूछेगा ही। आप समझ सब रहे हैं बात को, मगर मेरा ये मानना है कि ऐसा क्यों हुआ, मैं इस पर भी बात करूंगा बहुत जल्द। आपके बीच की क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, टेंशन मत लीजिए। मैं नहीं कहूंगा पॉलिटिकल पॉइंट से पढ़ें, कभी नहीं कहा, मैंने किसी को भी नहीं कहा आज तक। मैं तो एक बात कहता हूं, पॉलिटिकल पॉइंट पर आकर क्लासेस देखें, और आपको यदि समझ में आता है कि वास्तव में मैटर बेहतरीन है तो पढ़े, और मेरे से बेहतर कोई और पढ़ा रहा है तो उससे पढ़े। आप खुद डिसाइड करें। आप मार्केट के माहौल के अंदर फंसे नहीं, एड के अंदर फंसे नहीं, आज के इस मार्केट युग में आप फंसे नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, कई बार मैंने कहा ये विद्यार्थियों, और मैं आपको एक बहुत सिंपल बात कह दूं, भले ही आप कितना भी बुरा मानते होंगे, आपको धोखा देने वाला आपका दोस्त था, जिसने ये कहा कि मैं कहता हूं कि ये कर ले, मैं कहता हूं कि ये पढ़ ले, मैं कहता हूं कि यहां से पढ़ ले, और आप वहां चले गए और आपने विश्वास किया कि ये पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूं। मैं आपसे कहता हूं ऐसा कभी मत करिए। मार्केट का युग है, यहां पता ही नहीं चलता कि झूठ कौन बोल रहा है। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप किसी पर विश्वास जताएं, उससे पहले उसे परख लें, उसके कोर्स को देख लें, उसके पढ़ाने के तरीके को देख लें, समझाने को तरीके को देख लें, नॉलेज की डेप्थ को देख लें। मार्केट में एडवर्टाइज से भीड़ देखकर किसी के साथ चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भीड़ में व्यक्ति अपना अस्तित्व नहीं बना पाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप पहचान बनाना चाहते हैं तो अपनी सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव और बेहतरीन रखते हुए सिलेक्शन खुद करें, आपके हिसाब से करें, और ये देखकर करें कि वास्तव में क्या सही है क्या गलत है, ये देखकर करें। ये बहुत जरूरी है, और ये एक बार नहीं हुआ है। मेरे स्टूडेंट जानते हैं, मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूं, पर ऑनलाइन में नहीं आया। पिछली जो भर्ती थी
स्कूल लेक्चर की। उस भर्ती के पेपर के बाद में जब कोई भी की नहीं जारी कर पाया, कोई पढ़ा नहीं पाया, कोई ये देख रहा था विद्यार्थी, तब मेरे स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ के गए थे और बाद में टीचर वगैरह लग गए, उन्होंने मुझे कहा कि सर आप क्यों नहीं ऑनलाइन पढ़ा दें, हम वहां तक नहीं आ सकते, हम कंटिन्यू टाइम नहीं दे सकते, हम ऑनलाइन पढ़ लें, तो आप ऑनलाइन उतरे। तब मैं जाकर मैंने मूड बनाया, विचार किया और उसके बाद ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आया। आने के बाद मैंने एक ही बात की विद्यार्थी से कि आप देखें, परखें, जांचें, समझें, फिर जुड़ें और फिर अपनी मेहनत को वहां लगाएं। ताकि आप एक बेहतरीन रिजल्ट दे सकें। बहुत निराश हुआ पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी, बहुत निराश है। मुझे कल से कोई स्टूडेंट कह रहा था कि साहब हमने 5000 पेज पढ़ लिए, हमने 8000 पढ़ लिए, हमने उससे इतना पढ़ लिया, उससे इतना पढ़ लिया, कौन सी किताब पढ़े, आप किताबों के नाम बताओ, हम समझ लेते हैं कि ये किताबें पढ़ें तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने आपको जानकारी हो तो ऊपर वीडियो पड़ा होगा, यूट्यूब में देख लीजिए। आज से 2 साल पहले मैंने आपसे कहा था कि या तो 5 किताब पढ़ लीजिए, और 5 किताब नहीं पढ़ पाते हैं, आपको लगता है कि वो भी हम पढ़ नहीं सकते, तो पॉलिटिकल पॉइंट से जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं कैसे पढ़ाता हूं, क्या है वो देख लीजिए। जब मैंने शुरू किया था तब मेरा भी ये विचार था कि मैं क्यों नहीं सबको नोट्स प्रोवाइड कराऊं, वो कराऊं। मैंने ही प्रोवाइड करवाए। मैंने फिर स्टूडेंट को कहा भी मेरे पास जो टाइप करने वाला था, जो बंदा था, वो नहीं कर रहा, इसलिए प्रोवाइड नहीं करवा सकता। आज भी जो नोट्स मेरे हैं, अब जो शेयर करते हैं विद्यार्थी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, कहा था, और कहा भी यह था कि 70% से है वो एस पेपर के अंदर मेरे सवाल हैं, हूबहू है, वो नहीं कट पेस्ट। आप देख लीजिए, मैंने नोट्स शेयर किए। टेलीग्राम चैनल है मेरा, पॉलिटिकल पॉइंट बाय प्रोफेसर पूनिया, उसके अंदर टोटल नोट्स स्टूडेंट्स के ही बनाए हुए नोट्स है, वो मेरे नहीं बनाए हुए, क्लास में बैठने वाले विद्यार्थी ने लिखे और उसको मैंने कहा ये सवाल। तो कई स्टूडेंट, अब मार्केट है, क्या करें, तो मुझे एक दो ने ये मैसेज उसमें आए कि साहब ये तो आपने बाद में ऐड कर लिया होगा। मेरा एक मानना है कि विद्यार्थी है, बहुत सीधा है, उसके इमोशन से लोग खेलते हैं। मैं एक चीज मानता हूं कि विश्वास देने के लिए आप यदि सही हैं तो आप प्रूफ दीजिए। तब मैंने वीडियो कट करके, जो क्लास वीडियो है वो कट करके आपको प्रूफ दिए। इंडियन पॉलिटी के टोटल सवाल में केवल 3 सवाल को छोड़कर हूबहू सवाल आए, मैंने पेस्ट किए पिछले में। आज मैं 4-5 सवाल का आज भी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का वीडियो डाल रहा हूं, इसके साथ डाल रहा हूं। दूसरा, मैंने कहा कि मैं सब एक साथ प्रूफ नहीं दे सकता, क्योंकि सीधी सी बात है, आप भी जानते हैं, मैं भी मैं टेक्निकली साउंड नहीं हूं, और टेक्निकली साउंड नहीं हो ना, मेरे पास कोई टीम है, इस पर्सनल, मैं व्यक्तिगत रूप से अकेला पढ़ाता हूं और उस नोट्स को डालता हूं। और जब उस नोट्स को मैं खुद ही पढ़ाता हूं, खुद ही ये करता हूं, तो क्लियर बात है, टाइम लगना स्वाभाविक है। इंडियन के प्रूफ में दे चुका हूं, जो सवाल बाकी थे उनके दे रहा हूं। इसके साथ नोट्स टेलीग्राम चैनल पे दिए मैंने, और आज मैं आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो यूएस के 4 सवाल आए, फ्रांस से 2 सवाल आए, यूके से 2 सवाल आए, स्विट्जरलैंड से सवाल आया, एक यूनिटरी एंड एक अध्यक्षात्मक, वो मैं कॉन्सेप्ट में डालूंगा आपके, और बाकी जो सवाल हैं, कुछ प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, उसका भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, ये भी मैं विथ एविडेंस मेरी क्लास से कट, डायरेक्ट सीधा वीडियो से कट करके मैं आपको दे रहा हूं, आप प्रूफ देखिए। एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पूछे गए, स्टूडेंट कहते हैं साहब ये कोई सवाल हुआ, ये कैसे? अरे भाई सीधा सवाल था,
सवाल सीधा कैसे था आप कहेंगे? सीधा इस रूप में था कि आपको तो केवल यह ध्यान रखना है कि आर्टिकल 1 कांग्रेस से रिलेटेड है, आर्टिकल 2 एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति से रिलेटेड है, आर्टिकल 3 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। अब इसको आप ढंग से लेकर मिला देते हैं, यदि अंडरस्टैंडिंग समझ रख के देखो। पेपर में समझ बहुत जरूरी है। मेरे नोट्स में तो मैंने सीधा लिखा है ये आर्टिकल, आप नोट्स में देख लीजिए, और मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, ये वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा, हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में केवल जो प्रेशर ग्रुप का सवाल था अमेरिका से रिलेटेड, वो मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि प्रेशर ग्रुप में मैंने एक बात ध्यान रखा था कि इसको अमेरिकन, यूएस, यूके के, इसके यूएस और यूके के प्रेशर ग्रुप्स को अलग से स्पेशली पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मगर अब सीधी सी बात है, उन्होंने स्पेशल टॉपिक दिया है तो अपने को स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। अब पुराने जैसे सवाल आए नहीं, पुराने जैसा सिस्टम रहा नहीं, तो हमें बहुत जरूरी है, तो हमें पढ़ना चाहिए। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, सलाह दूंगा, मेरी माने या न माने मर्जी आपकी है, मगर मैं कहूंगा कि यदि आप ईमानदार हो जाएंगे तो आपके साथ जो धोखा होता है वो होना बंद हो जाएगा। आप सच बोलना शुरू कर दोगे, मैं आपको बता दूं, मार्केट से झूठ खत्म हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता उसका अस्तित्व रहना ही नहीं है। आपने पासबुकें छोड़ दी, याद करिए, मैंने पिछली बार एक वीडियो में कह दिया कि ये क्यों लेके बैठे वाडा के फैक्टों को पढ़ रहे हो, तो मुझे कई लोगों ने कहा कि साहब मेरे तो गुरु हैं, आपने कैसे कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया। मैं किसी का नहीं कहता, मैं तो जब कोई विद्यार्थी मेरे को कहता है, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के वास्तव में इसको फंसाया जा रहा है, तब मैं कहता हूं कि क्यों फंस रहा है इसमें। कहा था मैंने, और लोग मार्केट में उसी किताब को खरीद रहे। मेरे स्टूडेंट लेके बैठे रहते थे, मैं उनको कहता था ये क्यों पढ़ रहे हो, वो कह रहे साहब नहीं मार्केट में सब ये चलता है। वो कैसे कैसे फंसे, मैं किसी का कहूंगा तो किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, इसलिए मैं किसी का नाम लेकर नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे पता है मैं सबकी सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं, ये बात बेशक ठीक है, मगर मैं सबसे ज्यादा विद्यार्थी का सम्मान करता हूं, इसलिए किसी के बारे में बोल भी देता हूं तो आप बुरा मत मानिए, इसको कुछ गलत मत मानिए, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी के प्रति गलत बोलने का, और ना मैं ऐसा कहता हूं। पर जरूर यह है, समझना यह चाहिए कि आप जा किधर रहे हैं। आपने एमए 1 वीक सीरीज पढ़ के पास की, ठीक है, चल रहा है, पढ़ रहे हो, जो भी है सबको पता है। अब तो कम से कम जब आप लेक्चर पढ़ना चाहते हैं आज के युग के अंदर, तो सीधी सी बात है, आज कम से कम आप किताबें तो पढ़िए। किताबें पढ़ के कोशिश तो करिए। मुझे पता ऑब्जेक्टिव पेपर आने लगे 2009 के बाद में, ऑब्जेक्टिव में सिलेक्शन होने लगे, लोग ऑब्जेक्टिव को मिलाकर कोशिश करके सिलेक्शन होने लगे। भाई हम उस काल के हैं जब सब्जेक्टिव नेट होती थी, सब्जेक्टिव पढ़ते थे, सब्जेक्टिव लिखते थे। किताबों में मार्केट के अंदर पीजी की कहीं पर भी पासबुकें नहीं मिलती थी, होती ही नहीं थी उस समय, पासबुक नहीं होती थी। 1 वीक सीरीज का तो काल ही बाद में शुरू हुआ। हमें कुछ अपने आप में सुधार करना चाहिए। किताबें मार्केट में कई यूं उतार रखी है कट पेस्ट की, उस पर मत जाइए, बस सेलेक्टिव 1-2 किताब। आप मुझे बताइए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो सवाल आए, मैंने आपसे एक बात कही थी कि तुलनात्मक राजनीति में आप एक किताब ले आइए, भले ही सुब्रत मुखर्जी की पुरानी किताब आती है, एक दिल्ली विश्वविद्यालय का निर्देशालय के, वहां से ले लीजिए, या नहीं लाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करिए, बीएल फड़िया की पढ़ लीजिए स्कूल लेक्चर के लिए, वो पुखराज जैन की एक किताब आती, पुखराज जैन वाली पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। सवाल उसी से आए, बता दें कि ये सब सवाल नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप तो केवल शॉर्टकट नोट्स, और नोट्स भी कितने, 5000 पेज के। अरे भाई साहब 15 किताब, 5000 पेज, कितने किताबें होती है? पढ़ सकता है क्या स्टूडेंट? पढ़ सकता है क्या?
मेरे 500 पेज के नोट्स थे, ओनली 500 पेज है, देख लीजिए। 500 से भाई 600 हो जाएंगे मुझे नहीं पता, मगर हाथ से लिखे हुए स्टूडेंट के नोट्स हैं तो वो आप देख लीजिए कितने। स्टूडेंट ने 2 रजिस्टर लिखे। ये कुछ चीजों को समझिए। हम 100% सवाल नहीं कर सकते, मगर हम ये मानते हैं कि ऐसे पेपर में 50% सवाल हम आराम से कर सकते थे। आपको भले ही ये चीज ठीक नहीं लगती होगी, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट डिप्रेशन जैसा स्थिति बन गई उसकी, और इसके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बस ये कहना चाहता हूं कि अपने आप में कुछ ठीक करिए। एजेंटों के चक्कर से बाहर निकल जाइए, अपने आप में को क्लास किताबों की तरफ ले जाइए। वेस्टर्न थॉट में मैंने एक किताब कही थिंकर के अंदर, सुब्रतो मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की, 2 साल पहले। अब वो भी कुछ लोग और भी बोल रहे हैं ये ले लो ये ले लो, और मैंने कहा आप ये पढ़ लो या पीडी शर्मा पढ़ लो, इसके सिवाय कुछ नहीं पढ़ना है। विद्यार्थी उससे बाहर सवाल ही नहीं है। सबसे वेस्टर्न थिंकर में सवाल आया, वो आप देख लीजिए, बेले वाला सवाल था, क्लियर हो रहा था। पीडी शर्मा को पढ़ लेते, क्योंकि उसने मेल्फर्ड सिबली वगैरह का ट्रांसलेट किया है, बहुत अच्छा लिखता है वो, वेस्टर्न थिंकर का उनको है, अच्छी राजस्थान यूनिवर्सिटी का आदमी है, तो बढ़िया आदमी, कोई प्रॉब्लम नहीं किया, पढ़ना चाहिए था। एस.एल. वर्मा की किताब मैंने बहुत अच्छी तरीके से कही कि श्यामलाल वर्मा की आप किताब पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छी, ये कोई सवाल बाहर नहीं, देख लो। और ये उतने नहीं है जितने आपने पढ़े हैं, उतने पेज नहीं है। हमें मैटर का सही सिलेक्शन करना चाहिए। मैं एक बात कहूं, हम यदि टीचर से पढ़ते हैं तो सही सिलेक्शन करना चाहिए। दूसरी बात, मैं ये मानता हूं कि ऑनलाइन से ऑफलाइन पर ज्यादा जोर देना चाहिए। जहां तक संभव होता है आप ऑफलाइन से जुड़िए, ऑफलाइन से नहीं जुड़ सकते हैं तो ऑनलाइन से जुड़ना ठीक बात है, टेक्नोलॉजी है, युग की मांग है और चल सकता है तो उससे जुड़िए। मगर जुड़ने से पहले देखिए, परखिए, जांचिए। मैं मेरे चैनल पर सब जानते हैं 50 से ज्यादा वीडियो मेरे ओपन है, 50 से ज्यादा वीडियो पॉलिटिकल पॉइंट पे ओपन रखता हूं। जितने कॉल आते हैं सबको बोले, कोई कह दे, मैं दावा के साथ ये कहता हूं कि आप पहले देखिए, परखिए, जांचिए, मेरे नोट्स ओपन पड़े देखिए, और उसके बाद जुड़ना चाहे तो जुड़िए, और नहीं जुड़ना चाहे मेरे से बेहतर है तो वहां जुड़िए, मगर फंसिएगा मत किसी के। आप खुद डिसाइड करिए, दिल से डिसाइड करिए, समझ कर डिसाइड करिए। मैं ये हर स्टूडेंट को कहता हूं, और मैं ये समझता हूं कि मेरा फर्ज है। मैं बहुत जल्द आपके बीच असिस्टेंट प्रोफेसर में कैसे पढ़ा जाए, इसको लेकर भी जितना मेरी एक लिमिट है, मैं जितना जानता हूं कोशिश करूंगा कि आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं। दूसरी बात, पेपर में गलती कैसे होती है, पेपर सॉल्व, क्योंकि की बना रहा था तो मेरे से गलती हो गई, 5-7 सवाल मैंने गलत कर दिए, तो गलतियां स्वाभाविक है, होती है। और 2-4-5 सवाल तो ऐसे होते हैं जो वास्तव में आप जानते हैं फिर भी गलत हो जाते, सबके होते हैं, वो आपके नहीं हुए ऐसी बात नहीं है, सबके होते हैं। हम कैसे इस गलतियों को सीमित कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस करें, किस प्रकार के सवाल आते हैं उसके हिसाब से कैसे पेपर हो, इस पर भी समझना जरूरी। कई लोगों ने टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं और मैं देखता हूं उसमें वो ऐसे सवाल बनाते हैं अपनी मर्जी से, क्यों? वो ये चाहते हैं कि मैं ऐसे बनाऊं ताकि स्टूडेंट को कैसे फंसाया जाए। अरे भाई, कोई टेस्ट सीरीज चलाइए, कुछ भी चलाइए, मेरा ये मानना है कि विद्यार्थी को फंसाने के लिए नहीं, विद्यार्थी को समझाने के लिए चलाइए, उस टॉपिक, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए चलाइए। बहुत जल्द मैं टॉपिक वार पब्लिकली, है ना, कोई मैं ऐप पर आपको सीरीज लॉन्च करने वाला नहीं हूं कि आप जुड़े उससे और पैसा दे, ये काम मैं नहीं करने वाला हूं। फ्री ओपनली मैं आपको ये कोशिश करूंगा कि कैसे सवाल किए जाते हैं, 5 सवाल 10 सवाल मैं लेके आऊंगा और उसको मैं वापस सॉल्व कराऊंगा कि इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए, कैसे उत्तर निकलता है, कहां गलती करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।
मैंने ऐसे विद्यार्थी देखे जिन्होंने 5-5, 10-10 हजार सवाल सॉल्व करने के बाद उत्तर नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि हम केवल टिक करने में लगे हुए थे, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं था। मेरी कोशिश है, मैं कोई बड़े दावे नहीं करता, मगर ये जरूर दावा करता हूं कि मैं जो पढ़ाता हूं दिल से पढ़ाता हूं, मन से पढ़ाता हूं, डेप्थ से पढ़ाता हूं। बहुत कोशिश ये रहती है मेरी कि विद्यार्थी इतना बेहतरीन तरीके से समझ ले कि सवाल कितना भी घुमाए उसका उत्तर वो सही लिखे। ये मेरी कोशिश रहती है। खरा कितना उतरता हूं, कितना नहीं उतरता हूं, ये डिसाइड आप करने वाले हैं। मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के एविडेंस जो सवाल आए, जो संविधानों से, जो यूएस, फ्रांस, यूके एंड स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो सवाल आए, उन सवालों को मैं आपके सामने उसके एविडेंस कट जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप इनको देखिए और एंजॉय करिए और खुश रहिए। मैं ये मानता हूं, अपने आप को इस चीज़ में ले आइए कि हम कहीं ये भी मानना पड़ेगा कि हमारी गलती थी, कहीं ये मानना पड़ेगा कि हम ठीक जगह नहीं थे, कहीं हम ये मानना पड़ेगा कि हम ठीक सिलेक्शन करें। ये चीज़ें ज़रूर समझिए। आप सफलताएं आराम से मिलेगी, अपने आप मिलेगी, वक्त के साथ मिलेगी, मेहनत के साथ मिलेगी। और कभी भी मेहनत अपना एहसान अपने ऊपर नहीं रखती, वो आपको रिजल्ट देगी। मैं देता हूं आपको शुभकामनाएं। आप देखिए इससे आगे का वीडियो और एविडेंस कि क्या सीधे सवाल आए हैं या सवाल टेढ़े मेढ़े थे, ये आप खुद डिसाइड करिए। थैंक यू। साधारण बहुमत से या बहुमत से एक ही बात है, जिसे आवश्यक है राष्ट्रपति जिन्हें महाअभियोग से हटाया जाता है उन्हें छोड़कर जिन्हें महाअभियोग से हटाया जाता है उन्हें छोड़कर, मतलब कोर्ट के जजेज, ओके, महाअभियोग से हटाया जाता है उन्हें छोड़कर अन्य को पदच्युत भी अन्य को पदच्युत भी कर सकता है। तो कोष्टक में लिख दो, सीनेट का अनुमोदन आवश्यक, उसमें भी। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, ये तो इतनी देर हुई। साधारण बहुमत से या बहुमत से एक ही बात है, जिसे आवश्यक है राष्ट्रपति जिन्हें महाअभियोग से हटाया जाता है उन्हें छोड़कर जिन्हें महाअभियोग से हटाया जाता है उन्हें छोड़कर, मतलब कोर्ट के जजेज, ओके, महाअभियोग से हटाया जाता है उन्हें छोड़कर अन्य को पदच्युत भी अन्य को पदच्युत भी कर सकता है। तो कोष्टक में लिख दो, सीनेट का अनुमोदन आवश्यक, उसमें भी। बहुत महत्व रखता है। दूसरा, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, मैं बहुत सिंपल बात बता रहा हूं, एक आप अंडरस्टैंडिंग ध्यान रखना, समझ इतनी ही है और कुछ सिंपल बात है। कांग्रेस का अधिवेशन निश्चित समय पर होता है, सितंबर से
25 दिसंबर तक लगभग खत्म हो जाता। 25 दिसंबर का मतलब समझ गए आप, क्रिसमस, ठीक है, क्रिसमस तक यह चलता है। किसका सत्र चल रहा है? कांग्रेस का। कांग्रेस मतलब वहां की व्यवस्थापिका। सही राष्ट्रपति आउट करने की जरूरत नहीं है, उस सत्र को राष्ट्रपति आउट नहीं करता, तय समय पर होता है। पर राष्ट्रपति को एक विशेष पावर है कि वो विशेष सत्र बुला सकता है, विशेष सत्र आउट कर सकता है। सत्र नहीं बुला सकता, विशेष सत्र। विशेष सत्र का मतलब क्या है? विशेष सत्र का मतलब है कि जो सत्र रेगुलर है उसको छोड़कर ये फरवरी में ही वापस बुला ले, कि कांग्रेस का सत्र आउट किया जाता है, बुला ले। तो कांग्रेस वाले कहते हैं भाई होते हैं 20 में मोटी आधे टेकेड़ो कम कियो, नहीं आना चाहते वो तो सही टाइम पे आएंगे। इसलिए ये एक प्रकार की राष्ट्रपति के पास धमकी होती है। विशेष सत्र बुलाने का राष्ट्रपति धमकी के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति कह रहा है मैं जो संदेश भेज रहा हूं इस पे कानून बनाओ, नहीं बना रहे हो, क्यों? कानून तो कांग्रेस बनाएगी, नहीं बना रहे हो, मैं विशेष सत्र बुलाऊंगा। और विशेष सत्र बुलाऊंगा, लोग आपकी तरफ देखेंगे। बुला तो मैं सकता हूं, पास तो करवाना मेरे बस की बात नहीं, बुला मैं लूंगा, और बुला लूंगा तब तुम्हें इस कानून पर डिस्कस करना पड़ेगा, पारित करोगे नहीं, लोग आपको इज्जत खराब होगी। दूसरा, पार्टी में डेमोक्रेटिक पार्टी है, क्या करेगा? इस मंत्री परिषद की अध्यक्षता राष्ट्रपति करेगा। मंत्री परिषद, देखो अब मैं एक बहुत सिंपल बात बताऊं, याद रखना। आपने यहां देखा होगा जब यह मंत्रिमंडल लिखा है, मैंने यहां मंत्री परिषद लिखा है, वहां एक छोटी सी फर्क है। जब इस कैबिनेट की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है तब वो मंत्री परिषद कहलाती है, और जब इसी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है तब मंत्रिमंडल कहलाती है। और कुछ नहीं है, वहां इतना फर्क नहीं है। जैसा अपन टेक्निकली संसदीय शासन व्यवस्था में फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल के मंत्री होते हैं, और प्रथम लेवल के जो मंत्री होते हैं, जो विभागों के मुखिया होते हैं, उनको अपन कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ऐसे करते हैं कि नहीं करते? वहां केवल नाम का इतना फर्क है, वास्तव में पावर इसकी अध्यक्षता करने का इसके पास ये रहता है। हाँ, हेड ये कहलाता है, गवर्नमेंट का हेड ये कहलाता है, सरकार का, शासन का मुखिया ये कहलाता है, राज्य का मुखिया ये कहलाता है। दो होते हैं, ड्यूल एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका दोहरी होती है, मगर सभी शक्तियां अंततः इसके अंदर है। तीसरा इसका अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संरक्षक, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संरक्षक कॉन्स्टिट्यूशन ने घोषित किया है प्रेसिडेंट को। यानी न्यायपालिका स्वतंत्र और सर्वोच्च की स्थिति में नहीं है, उसकी रक्षा जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। स्वतंत्रता की रक्षा राष्ट्रपति करेगा। बात रही इनके कानूनों की और इनके रूल्स की, पॉलिसीज की, क्या सुप्रीम कोर्ट उसे जुडिशियल रिव्यू कर सकता है? नहीं कर सकता, इसके पास कोई जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं। जुडिशियल रिव्यू के लिए एक अलग बॉडी बना रखी है उन्होंने, जो है ये कोर्ट बैठती है और वो जुडिशियल रिव्यू करती है, और उसके अंदर जो मेंबर होते हैं और राष्ट्रपति, तीनों ही तीन तीन भेजते हैं, 9 सदस्य बनते हैं, और फिर जाकर उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति बनाता है, और वो परिषद जो है तय करती है कि ये कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, जनरली मैं समझाना ये चाह रहा हूं, बात यह है कि संसदीय शासन व्यवस्था जैसी ड्यूल कार्यपालिका होने के बाद में भी वहां पर विद्यार्थियों, हेड ऑफ द स्टेट जो है, यानी राष्ट्रपति जो है, वो एक बहुत ताकतवर है। इसलिए कहा जाता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में एक बहुत अच्छा कथन है। कहा जाता है कि वहां फ्रांस का राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय की तरह है, उसकी छाया है वो, एक प्रकार से नेपोलियन तृतीय की छाया है, सम्राट की तरह है।
रिपब्लिक स्टेट के अंदर चुने गए सम्राटों में सबसे शक्तिशाली 19वीं शताब्दी के सम्राट से तुलना करें तो यह दिखता है, फ्रांस का राष्ट्रपति दिखता है। और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, संविधान की व्याख्या करने का काम यह करती है दुनिया में, यही करता है ना, न्यायपालिका करती है। मगर यहां आपको जानकारी के लिए बता दूं, संविधान की व्याख्या का पावर भी राष्ट्रपति। इसलिए फ्रांस के बारे में एक बहुत स्पेशल कोटेशन कहा जाता है कि फ्रांस का संविधान वैसा ही है जैसा वहां का राष्ट्रपति कहता है। जैसे अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका का संविधान वैसा ही है जैसा वहां का न्यायपालिका कहती है। ह्यूज ने लिखा था, और ये यहां डी गॉल ने लिखा था, डी गॉल ने, फ्रांस का संविधान वही है जो मैं कहता हूं। डी गॉल का मतलब राष्ट्रपति, समझ आ गई बात। यानी देखो, वाक्य बदल देगा, हमें नहीं पता डी गॉल पूछेगा या हो सकता है यूं पूछे। प्रेजेंट टाइम के अंदर यानी 1911 एंड 1949 में वो कानून पारित किए कि लॉर्ड सभा इज ए कंप्लीटली जीरो, और ये हो गई हीरो। सही नहीं हुई बात, मैंने ये बात समझाई है, कहा है ये बात, ऐसा नहीं है कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये बातें मैं लिखाता हूं। तो ये 2 सदन रह गए। और किंग है, किंग अपने आप में कभी इसका सबसे 1911 बोलते हैं जिसको अधिनियम, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री एक्ट बोलते हैं। इसका नाम क्या है, इसको रिफॉर्म एक्ट नहीं बोलते, पार्लियामेंट्री एक्ट बोलते हैं। ये तय हुआ, पहली बार ये तय हुआ कि कोई भी मामला यदि लॉर्ड सभा हाउस ऑफ कॉमन्स में आता है तो धन विधेयक जो यहां आएगा, यहां कॉमन सभा में आएगा, यदि वो धन विधेयक कॉमन सभा पास कर लेती है, धन विधेयक का मतलब धन विधेयक, वित्त विधेयक, अब ये ज्यादा गैप अपन इंडिया में करेंगे ना, अपने को यहां करने की जरूरत नहीं है ना इतना, ठीक है। तो धन विधेयक जो कोई भी आएगा उसे यदि कॉमन सभा पास कर लेती है, वो कॉमन में ही आता है, आपको पता है ना, कॉमन में ही आता है, पास कर लेती है, तो लॉर्ड सभा केवल और केवल 1 माह से ज्यादा उसे रोक नहीं सकेगी, केवल 1 माह, इससे ज्यादा नहीं रोक सकती। तो कॉमन सभा के, लॉर्ड सभा के पावर कम हो गए, केवल हाउस ऑफ लॉर्ड 1 महीने रोक सकता है, कॉमन सभा के पास करने के बाद और कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, यदि कोई साधारण विधेयक आता है, तो शर्त यह है कि 3 अधिवेशन तक, 3 अधिवेशनों में, वार्षिक अधिवेशन होते हैं, 3 अधिवेशन में यदि कंटिन्यू पास कर ले कॉमन सभा, तो लॉर्ड सभा के पास किए बिना ही कानून बन जाएगा। यदि साधारण विधेयक है तो 3 अधिवेशन तक, देखो रिफॉर्म अभी और करेंगे इसमें ना, अभी ऐसा नहीं, अभी रिफॉर्म और करते हैं। 3 अधिवेशन तक यदि ऐसा कर लेता है, कंटिन्यू पास कर लेती है कॉमन सभा बार बार, तो लॉर्ड सभा के पास भेजने की जरूरत है ही नहीं, सीधा काम हो जाएगा। अगली बात, हाउस ऑफ कॉमन्स का जो कार्यकाल है वो 7 वर्ष है, उस समय 7 वर्ष था, है ना, 7 वर्ष है। इसको हम घटाकर कर लेते हैं 5 वर्ष। आज भी कितना है, 5 वर्ष है। लॉर्ड सभा का कार्यकाल कितना है, लॉर्ड है वो तो कोई लॉर्ड को ऐसा थोड़ी 3 बार लॉर्ड रहा, ऐसा कुछ होता नहीं, तो वहां कुछ रहा नहीं। ये पहले रिफॉर्म थे। इस रिफॉर्म से ये हुआ कि जो लॉर्ड सभा का प्रभाव था, वो लॉर्ड सभा का प्रभाव क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, बहुत कम कर दिया गया, और जो कुछ रहा वो 1949 में लॉर्ड सभा को बना दिया गया। अब आपको ये तय करना है बेटा, आधे घंटा और पढ़ा, आधे घंटे को 5 मिनट पूरा करो।
आर्टिकल 2 का क्लॉज 4 नहीं लिखना है, पर यूं है कि 2 में है, ये सब राष्ट्रपति वही है और कुछ है नहीं। बार बार याद दिला रहा हूं, ये नहीं थे देखो जो है 5-7 आर्टिकल तो क्या भारत में आप बेटा पार जाओ कहीं दायर जाओ, ऐसा होता नहीं है। वहां एक ही आर्टिकल है, वहां ये पेरिस में है, एक ही है ना। सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनिक में, राज्य परिषद का मतलब प्रशासनिक मामलों का सर्वोच्च न्यायालय। हाँ, प्रशासनिक अधिकारियों के मामलों की सुनवाई करता है, उसके अधिकारों की, हितों की। ये नहीं प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध नहीं, समझ में आ रही? प्रशासनिक अधिकारियों के हितों का काम करता है ये, प्रशासनिक अधिकारियों के हितों का, उसके अधिकार, उसके कर्तव्य, इससे रिलेटेड वो संरक्षण देता है। ये न्यायालय प्रशासनिक अधिकारियों के हितों को संरक्षित करता है, ध्यान रखता है, फेवर देता है। सामान्य तो कोई मामला जाएगा तो सामान्य आदमी प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जाना चाहता है तो प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कोर्ट में जाएगा, और वहां प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो लॉ है उस हिसाब से निर्णय होगा। वहां पर निर्णय सामान्य कानून के हिसाब से नहीं होंगे, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है। एक लाइन लिखिए, राज्य परिषद अर्थात प्रशासनिक न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय। मैं यूं ही लिखा रहा हूं, इससे आगे अपील नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनिक न्यायालय का यह सर्वोच्च न्यायालय, प्रशासनिक मामलों का यह सर्वोच्च न्यायालय, जिसका अध्यक्ष कानून मंत्री होता है। जिसका अध्यक्ष कानून मंत्री होता है और कानून मंत्री के परामर्श से, कानून मंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति उच्च अधिकारियों में से, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, आईएएस लोग ही होते हैं, उच्च अधिकारियों में से इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। मैंने क्या लिखा है? वहां की न्यायपालिका स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका नहीं है, बल्कि वो क्या है? कार्यपालिका की शाखा ही है। यही तो मैंने कहा है, प्रशासनिक शाखा है, कार्यपालिका की शाखा है। न्यायपालिका वहां क्या है? कार्यपालिका की एक शाखा है। समझ में आई बात? मैंने यही तो कहा, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका नहीं है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, न्यायपालिका है मगर न्यायपालिका नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी जज थोड़े ही है। मुझे एक बात बताइए, ये जज हैं क्या? बेक कैसे होगा? ये जज हैं? ये जज थोड़े ही है बेटा, ये तो कानून मंत्री है और कानून मंत्री के साथ में उच्च अधिकारी है। पूरी टीम है, 150 के आसपास होते हैं इसमें जज, एक नहीं होता, 150 के आसपास उच्च अधिकारी होते हैं जो यहां पर सभी मामलों की सुनवाई जो है यहां कर शीघ्र निर्णय देते हैं। यह खास बात है, बड़ा सिंपल, बड़ा शीघ्र। यहां तुरंत मामला जाते ही 2 महीने के अंदर कर्मचारी को सूचित कर दिया जाता है और निश्चित समय के अंदर निर्णय दे दिया जाता है। लटकाया नहीं जाता, मामला लटक गया, सालों तक पड़ा हुआ नहीं। इसकी खास बात है, तुरंत डिसीजन होता था क्या करना है। ओके, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। मैंने यही तो कहा कि कार्यपालिका का हिस्सा है, तो स्वतंत्र कहां होगी? होगी नहीं, ये तो मैं ही आपसे यही कह रहा हूं। तो मैंने कब कहा कि ये यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर काम कर रहा है अच्छी तरीके से? मैंने कहा कुछ काम सिंपल काम कर रहा है, ज्यादा कहां कर रहा है? कर नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अध्यक्षात्मक है नहीं, ये संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक का मिश्रण है।
और जहां संसदीय शासन व्यवस्था के बीच पड़े हुए हो, वहां पर विद्यार्थियों, सीधी सी बात है, सेपरेशन ऑफ पावर होगा ही नहीं। क्लियर बात है, होगा ही नहीं। हां, आप कहोगे यहां क्यों कहा, तो यहां तो मैंने इसलिए कहा कि यह सोच है, उनकी सोच का आधार है कि भाई प्रशासनिक अधिकारी भी अलग होने चाहिए। सामान्य लोगों से प्रशासनिक अधिकारी अलग है, स्पेशल है, विशेष है, उनसे अलग हो रखना चाहिए। ये सोच है, नहीं होते हैं किसी देश में। आपको बता दूं, जनरली बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां, ये केवल और केवल फ्रांस की मैंने कहा बहुत स्पेशल विशेषता है। आपसे पूछे कि फ्रांस की एक विशेषता बताओ जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक विशेषता जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप कहोगे प्रशासनिक विधि और प्रशासनिक न्यायालय। प्रतिनिधित्व करता है संघीय व्यवस्था का जो कायदा है वैसे होता है। कैंटन का मतलब स्टेट। क्लियर बात, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। बार बार कैंटन बोल दूं, राज्य बोल दूं, इसमें टेंशन मत लीजिए ना। हो सकता है मैं कभी राज्य बोल दूं, कभी कैंटन बोल दूं, मगर वहां कहते कैंटन है, इसलिए ये कैंटन ही लिखना है। समान प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर बात है, कल मैंने कहा इक्वल है। अर्ध कैंटन से एक आएगा, पूर्ण कैंटन से 2 आएंगे, यानी राज्य मंडल के अंदर 46 मेंबर होंगे, 20 + 6। तो कैंटन्स का प्रतिनिधित्व वहां है। कैसा होना चाहिए प्रतिनिधित्व? समान होना चाहिए, वहां भी समान प्रतिनिधित्व है। कैंटन को समान प्रतिनिधित्व है, बराबर है। 20 कैंटन पूर्ण, वहां कैंटन भी ऐसे हैं, पूर्ण और अर्ध। आप टेंशन मत लीजिए, ये देखो किसी देश की विशेषता जैसे चलता वैसे चलता। आपको ये अरे संविधान संशोधन में आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, राज्यों में आधा राज्य पूरा राज्य, वहां कोई यूटीविटी नहीं है, यूटीविटी नहीं होता। तो वहां ये पूर्ण कैंटन जो है 20 है, अर्ध कैंटन जो है वो 6 है। आउटर, इनर अपंजेल, वर्ल्डेन और बेसल, बेसल का लैंड बेसल और सिटी बेसल। अब 20 है बेटा, मैंने 19 एक दिन लिखा दिया कहीं गलती से, 20 कर लेना उसको, है ना। मैंने कल मैंने 19 के लिखा था, ऐसे पहले 22 ही थे स्टार्ट में, अब 23 हो गए। कितने अभी प्रेजेंट टाइम है? 23 है। कितने हो गए ये टोटल? 23। ऐसे कुल में 26 लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे माने जाएंगे कैंटन कितने हैं, तो 23 कैंटन का मतलब ये समझना है कि ये आधा है और ये 1 है। ये इसलिए होता है वहां पर, जनरली इसलिए होता है, मैं आपको बता दूं कि आप देखेंगे तो इनके वोट है, इनमें केवल 2 फर्क है और कोई फर्क नहीं। एक तो जब इनके मतदान होता है तब पूर्ण कैंटन का मतदान जो होता है वो 1 वोट गिना जाता है, पूर्ण कैंटन का 1 वोट गिनते हैं, और अर्ध कैंटन का कितना वोट गिनते हैं? आधा वोट गिनते हैं। मैं लिखाऊंगा आपको, अभी अमेंडमेंट कराएंगे तब लिखाएंगे। दूसरा इसमें फर्क यह है कि जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, कैंटन का प्रतिनिधित्व करने वाला वहां सदन है जिसमें समान प्रतिनिधित्व कैसे है, उसको वहां बोला जाता है सीनेट। क्या बोला जाता है? सीनेट। सीनेट के अंदर अर्ध कैंटन 1 कैंडिडेट भेजेगा। 1 कैंटन कितने भेजेगा? 1 भेजेगा। कार्यकाल कितना होगा? कैंटन तय करेंगे, कैंटन तय करेंगे। कैंटन चुनाव कैसे होगा? कैंटन तय करेंगे। अमेरिका भी मैंने आपको स्टार्ट में बात की, अमेंडमेंट के बाद ये किया गया कि समान प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। पहले वहां का गवर्नमेंट ही करती थी, है ना। तो वहां ये तय होता है कि भाई ये अर्ध कैंटन 1 कैंडिडेट भेजेगा। 1 का मतलब हो गया कितने आएंगे यहां पर? 6। और पूर्ण कैंटन है वो 2 भेजेगा। कितने भेजेगा? 2 भेजेगा, यानी 40। यानी सीनेट के अंदर कितने मेंबर होते हैं? 46। इक्वल है प्रतिनिधित्व नहीं है। स्विट्जरलैंड में कैंटन को समान प्रतिनिधित्व है कि नहीं है? नहीं है ना? है। ध्यान रखना, यूं मत कर लेना। कहां है साहब? प्रैक्टिकली बात करेंगे आज हम। एक तो ये पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम पढ़ने की ये कोशिश करेंगे कि ये जो कार्यात्मक विभाजन है इसकी बात कौन करते हैं, जिसको आप कहते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत।
कौन कहता है? मॉन्टेस्क्यू सिस्टमेटिक कहता है, मगर इससे पहले भी तो बहुत सारे लोगों ने कही ना, एरिस्टोटल ने भी कही, इससे पहले पोलिबियस ने भी कही, सिसरो कहता है, लॉक कहता है। स्पष्ट नहीं होता, तुतलाते हुए थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं ये लोग। आप जानते हैं अच्छी तरीके से, लॉक भी कहता है। तो लॉक जो विभाजन कर रहा होता है उसमें एक बड़ी मिस्टेक है, वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियों में विभाजन कर रहा है और कार्यपालिका को न्यायपालिका की शक्तियां दे देता है, और फेडरलिस्ट अलग बना लेता है, संघीय अलग बना देता है। आपने कहा ना, वहां न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण लॉक में, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका नहीं मिलता ना। क्या है वहां पर? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और संघीय। ठीक बात है ना? ये बात हमारी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरे बात कह रहा है, शक्तियों के विभाजन की बात कह रहा है, तो वो न्यायपालिका की शक्तियां किसको दे देता है? वो कार्यपालिका को दे देता है। वो न्यायपालिका की शक्तियां किसको दे देता है? कार्यपालिका को देकर छोड़ देता है। तो वैसा तो नहीं है जैसा अपन ये कहे कि इन अंगों के बीच में शक्ति पृथक्करण, वैसा नहीं करे, बस बात करता है। इसका सिस्टमेटिक और व्यवस्थित विश्लेषण करने वाला पहला व्यक्ति मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, फ्रांस का रहने वाला, नाम था चार्ल्स लुई डी सेकंड। याद आ रहा है क्या? किसने दिया था ये? इस फर्स्ट पर्सन जिसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, इसे आप मॉन्टेस्क्यू बोलते हैं। ये मॉन्टेस्क्यू है नहीं, ये मॉन्टेस्क्यू इसको कहा जाता है। इसका नाम चार्ल्स लुई डी सेकंड है। मैंने लिखाया था, याद आ रहा है तो भूल गए तो मुझे नहीं पता, नहीं लिखाया था ना, याद है मैंने कहा ये है ना। लुई 14वें के काल में था, और लुई 14वां वो शासक था जिसने लंबे समय तक 72 साल तक 72 ईयर फ्रांस पे राज किया और कहा करता था आई एम स्टेट। उस काल में यह हुआ था, और उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान है स्वतंत्रता, और कैसे स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। अमीर घर का आदमी था, घूमता फिरता था, सीधी सी बात है, अमीर बेटे होते हैं तो घूमते ही हैं, और वो आपको अच्छी तरीके से पता है, ऑस्ट्रेलिया गया, हंगरी गया, है ना, और घूमते घूमते कहां गया? इंग्लैंड गया। और जब वो इंग्लैंड गया था, उस समय इंग्लैंड के अंदर गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी, और गौरवपूर्ण क्रांति के बाद में वहां एग्जीक्यूटिव यानी काबाल जैसा एक इंस्टीट्यूट अलग बन चुका था, और पार्लियामेंट वहां अलग कर चुकी थी, काम अलग था, बिल ऑफ राइट पास हो चुका था। याद आ रहा है कुछ बातें जोड़ने के? मेरे को वहां की परिस्थितियों को समझना चाहिए। ऐसा हो चुका था, उसने देखा कि वहां पर वास्तव में व्यक्ति की स्वतंत्रता की सबसे बेहतरीन परिस्थितियां हैं, और व्यक्ति कानून के अधीन रहकर काम कर रहा है। कानून के अनुसार काम करना स्वतंत्रता है, व्यक्ति के अधीन होना स्वतंत्रता का आनंद है। कानून के अधीन होना स्वतंत्रता का आनंद। मॉन्टेस्क्यू की स्वतंत्रता की परिभाषा याद आ रही है? याद रखनी चाहिए। कानून के अधीन होना स्वतंत्रता का आनंद नहीं है। किसके अधीन होना? व्यक्ति का व्यक्ति के अधीन होना। और लुई 14वें में सिस्टम क्या था? आई एम स्टेट, वो मैं ही कानून हूं, वो व्यक्ति कानून था। मैं ही कानून, मैं ही राज्य, मैं ही कार्यपालिका, मैं ही व्यवस्थापिका, मैं ही न्यायपालिका। डिक्टेटरशिप थी। और इसी खोज में उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा। और उस कानून की आत्मा में उसने एक सिस्टमेटिक, व्यवस्थित एक सिद्धांत दिया जिसको हम कहते हैं, क्यों दिया? सवाल पूछते क्यों दिया? आर के तीनों अंग यानी विधायिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही एक दूसरे से स्वतंत्र हो, पृथक हो, अलग हो और अलग ही उनके कार्मिक हो। अपने आप में ये एक दूसरे के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हो। सुनना मेरी बात, जहां सैद्धांतिक बातें कर रहा हूं, जहां कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक, स्वतंत्र, अलग कार्यकाल, अलग चीजें, अलग कार्मिक, अलग नियंत्रण, सब कुछ अपना अलग अलग हो। इसका इससे लेना देना नहीं, इसका इससे लेना देना नहीं, एक दूसरे के मामले में कहीं पर भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा हो। जो लोगों के इच्छा की अभिव्यक्ति करने वाली संस्था है वो क्रियान्वयन में इंटरफेयर नहीं करेगी, नहीं करेगी, और जो निर्णय करने वाली संस्था है वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। कोई हस्तक्षेप नहीं इनके अपने कार्यों में, कोई हस्तक्षेप नहीं। कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम, कार्यपालिका के अपने मंत्री, कार्यपालिका के अपने लोग, कार्यपालिका का अपना कार्यकाल, ऐसे चलेगा। ये सैद्धांतिक बात है। जैसे अमेरिका क्या होता है, पावर डेलीगेट होते हैं, डिसेंट्रलाइज होते हैं, डिवोशन होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या फर्क पड़ता, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। आगे को दिए जाते हैं, प्रत्यायोजित होते हैं, प्रत्यायोजित होते हैं। प्रत्यायोजित का मतलब एक के पास पावर है वो दूसरे को देता है, ये सुपर है और ये पावर इसको देती है। उनके पास उसके सिवाय कोई पावर नहीं होते। ठीक बात है ना, ये बहुत सिंपल बात है। जनरली बात को ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा। कारण क्या लिखोगे, शक्ति का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब समझ गए, केंद्र की इच्छा से राज्यों को शक्ति मिलती है। मिस्टेक कहां होगी बेटा, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना, व्यवस्था बनाए रखना, यह काम करना। यानी जो सरकार काम कर रही है, प्रतिनिधि नहीं, सत्ता, जो सत्ता काम कर रही है वो काम सार्वजनिक हित में कर रही है, वो काम कर रही है, वो सही काम कर रही है। ये लोग जो है, सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं, वो उच्च कोटि के ज्ञानी हैं, उच्च कोटि के विचारक हैं। ये जो है ये ज्ञानी हैं। इनको जनता के प्रति उत्तरदायी होने की जरूरत नहीं है। इनको जनता के प्रति कोई उत्तरदायी होने की जरूरत नहीं है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, ये लोग खुद लोग हित को बहुत अच्छे से जानते हैं। लोगों को हित के बारे में पूछना, मैनिफेस्टो के बारे में पूछना, उनके बारे में जानना जरूरी नहीं है। कहने का मतलब यह है, ये ऐसा सिद्धांत, ऐसा आइडियोलॉजी है जो डेमोक्रेसी में विश्वास करती ही नहीं है। ये लोकतंत्र है ही नहीं है। इस प्रतिनिधित्व में लोकतंत्र नहीं है। डेमोक्रेसी है यहां, डेमोक्रेसी में तो कम से कम जनता से तो सहमति लोग, वोट लोग, कुछ हो, एजेंट हो, कुछ तो हो। ये तो कहते हैं सत्तावादी में, जो सत्ता में लोग हैं वो बुद्धिमान है, वो विवेकशील है, वो लोग इसको जानते हैं, उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, वो सब कुछ है। यहां जनता का कोई लेना देना है ही नहीं। यहां मुझे बताओ, आदेशित सिस्टम चलता है या अनादेशित चलता है? कोई नहीं चलता। ना तो वो एजेंट है और ना ही जनता का निर्देश नहीं मानने वाले, दोनों ही नहीं है। ये मॉडल भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहां कोई मॉडल सेट नहीं होता, क्योंकि पूरी तरीके से ये अनडेमोक्रेटिक है। ये व्यवस्था पूरी तरीके से कैसी है? अलोकतांत्रिक व्यवस्था में बात करते हैं। ये प्रतिनिधित्व का अलोकतांत्रिक मॉडल है। हम प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत अलोकतांत्रिक है, जो लोकतांत्रिक नहीं है? तो ये, और ऐसा विद्यार्थियों,
अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ये कौन है। लोकतंत्र है, हाउस में लोकतंत्र है। अब से अलेक्जेंडर हैमिल्टन जैसे लोग हैं, यहां डेमोक्रेसी जैसी कोई बात, आपसे बढ़िया से पढ़ा है ना, डेमोक्रेसी बनते हैं। रूढ़िवादी का मतलब हो गया ऐसे लोग जो खासतौर से ये मानते हैं जैसा ये मानते हैं, मार्क मानता है, ये इस मॉड्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है ये सब? ये कहते हैं कि जनता के प्रतिनिधि जनता चुनती है, मगर प्रतिनिधि जनता के अधीन नहीं होते, जनता के अधीन नहीं होते। यानी ये ऐसी व्यवस्था है, ये मानने वाले जो लोग हैं, जनरली बात करें अपन डेमोक्रेसी के हिसाब से, तो ये लोग जनता के प्रतिनिधियों को ही प्रबुद्ध मानते हैं, वो निर्णय लेने को स्वतंत्र मानते हैं, जैसा ये मानते हैं प्रबुद्ध वर्ग मानती है। अर्थात ये डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं, मगर डेमोक्रेसी में किसकी बात नहीं करते? सहभागिता मूलकता की बात नहीं करते, सहभागिता की बात नहीं करते। जनता नीति निर्माण में सहभागी होती है, यह बात नहीं मानते। सहभागिता सिद्धांत को यह एक्सेप्ट नहीं करते, किसी भी रूप में नहीं मानेंगे कि कैसे आए ही नहीं सकते। 5 साल बाद आए तब देख लेना। तो एक बार आपने चुन के भेज लिया, उसके बाद आपका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। वो लोग अपनी बुद्धि से काम करेंगे, बर्क ने कहा ना, बुद्धि से काम करेंगे। ये लोग बर्क जैसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। 5 साल बाद आपको जो दिखाना है वो दिखा लेना, मना कौन कर रहा है? जब टाइम आएगा तब देख लेना, ठीक है। ऐसे लोग बर्क है, मेडिसिन है, इस प्रकार का है, जिसको कहते हैं उदारवादी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है लोकतंत्र में, बहुत महत्वपूर्ण यह है, जो खासतौर से लॉक और जेफरसन जैसे लोग मानते हैं। ये जेफरसन है, ये मेडिसन है, ये हैमिल्टन है, ये नेता है ना, लीडर्स है ना अमेरिका का। आपको अच्छी तरीके से पता है, आगे बात आएगी तब हम बात करेंगे मेडिसन की, जेफरसन ये आएंगे। उस समय इनकी झगड़ा था, उस समय पार्टी सिस्टम मजबूत नहीं था। पार्टियां तो आपको पता है अमेरिका में बाद में धीरे धीरे बिगड़ती हुई बनी है, दोनों एक जैसी हैं, एक दूसरे से अलग होती रही और बनती रही, उसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक ये तरीका जो ये कहता है कि जनता के आमूल सिद्धांत, प्रतिनिधित्व का आमूल चूलवादी सिद्धांत, यानी वो पूरा चेंज करते, पूरा। वो कहते प्रतिनिधित्व होता ही नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं होता। जनता खुद ही शासन में भागीदार होती है और खुद काम करती है। नीति निर्माण, प्रतिनिधित्व जनता की इच्छा का नहीं किया जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता, और करना संभव भी नहीं रहता। इसलिए सीधे जनता जो है वो जनता ही कानून में बनाती है और शासन पर सीधा नियंत्रण रखती है, वो ही काम करती है। जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, ऐसा कौन मानते हैं? रूसो, रोबेस्पियर जैसे लोग, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाले जो लोग हैं। 1886 से लगाकर 1905 तक, 1886 से लगाकर 1905 तक अनुदार दलीय साम्राज्य का युग रहा। इसी की सरकार रही, टोरियों की, अनुदार दल की रही, अनुदार वादियों का साम्राज्य का युग रहा। इसी दौरान $1899 में श्रमिकों ने
बुलाया, अलग सम्मेलन बुलाया, दल नहीं सम्मेलन, सॉरी है ना, सम्मेलन बुलाया और श्रमिक दल का गठन कर दिया। किससे? उदार से अलग श्रमिक दल का गठन कर दिया। उन्नीस सौ 6 में, यूं लिखा रहा हूं आपको, सवाल ऐसे नहीं पूछेंगे, सवाल आप समझ गए ना कैसे डेवलप विभाजन हुआ है। 1906 में मजदूर दल ने 24 सीट जीती। उसके बाद 1923 में उदारवादियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। उदारवादियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। अंततः उदार दल मजदूर दल में मिल गया। तक तो बात ठीक है, क्लियर हो गया। आर्टिकल 17 में कोई क्लॉज नहीं, ए बी सी 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं। आर्टिकल 17 इन आर्टिकल 17, मगर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कानून पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया। 1955 में एक अधिनियम बनाया गया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1950। किसका अधिकार कौन दे रहा है ये कानून बनाने का? आर्टिकल 35 दे रहा है। पार्लियामेंट ने ये कानून क्यों बनाया? कि आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को पावर देता है। समझ आ रही है बात? ये कानून क्यों बनाया आपसे पूछे तो ये मतलब है संघ सूची में, संवर्ती सूची में, या मतलब नहीं। पार्लियामेंट पावर दे रहा है, आर्टिकल 13 का ए का क्लॉज 2 ये पावर दे रहा है। 35 ये पावर दे रहा है कि पार्लियामेंट ही कानून बनाएगी, राज्य के विधानमंडल इससे संबंध में कानून नहीं बनाएंगे। तो कानून बनाया, इसमें प्रावधान बहुत अच्छे से किए गए थे। बेशक 6 महीने की सजा का प्रावधान था, 500 रुपए जुर्माना होता था, यदि कोई अस्पृश्यता करता था तो बहुत बढ़िया से लागू किया गया। इसमें सजा जो थी वो 6 महीने की थी और 500 रुपए बहुत होते थे। आप सोचिए 1956 500 रुपए बहुत बड़ी बात, 500 रुपए जुर्माना था। मगर सुनवाई और मामला चलता था तो ये जो केस काम करेंगे कैसे करेंगे? इसमें कायदा लिखा है, ये जो कानून काम करेगा ये दंड प्रक्रिया संहिता के तहत काम करेगा। यानी जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, आईपीसी को कैसे लागू किया जाता है, आईपीसी को मेरे समझ में आ रही है, दंडिक विधान कैसे लागू होता है, इंडियन पेनल कोड कैसे लागू होता है, वैसे ये लागू होगा। अर्थात उस पर दंड प्रक्रिया संहिता लगेगी, जिसको आजकल न्याय प्रक्रिया संहिता बोलते हैं आप। जुलाई के बाद पहले इसको आप ये बोलते थे, ऐसे चेंज है, आर्टिकल कुछ चेंज हो गए, उसमें ऐसे धाराएं सेक्शन होके वो नहीं गए, मगर जनरली आपको अभी उसी संदर्भ में देखो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उस समय तक अभी इस पर कोई केस अप्लाई होगा नहीं, है ना। न्याय संहिता का या भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता का कोई केस इस पर लागू अप्लाई होगा ही नहीं, तो यदि लागू हुआ है तो इस पर कोई ऐसा डिसीजन आया नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि ये दंड प्रक्रिया संहिता लागू होगी। जो न्याय प्रक्रिया संहिता है हमारी, उस प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई होगी। यानी क्रिमिनल केस कैसे होता है, क्रिमिनल केस में और सिविल केस में क्या होता है? क्रिमिनल केस में एफआईआर होती है, आपको पता है, फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट दर्ज होती है, एफआईआर करवाते हैं आप, जबकि सिविल केस में एफआईआर नहीं होती। कर रहा है अभी तो ठीक कर रहा है। हाँ भाई, कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब कर गया है ना, पता नहीं करता तो नहीं हूं। आपको प्रॉब्लम नहीं आती है? प्रॉब्लम क्या है? क्लास रिकॉर्ड होने के बाद जिनके पास जाती नहीं, कि लगता है ये ऐसे कैसे डिस्टर्बेंस हुआ, तो वहां कर बड़ी। तो मैं आपसे कह रहा था कि 1955 में जो अधिनियम बनाया गया है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया जो कानून था, उसके तहत कार्रवाइयां होती रही। इस कानून को मजबूत बनाने के लिए इस कानून में 1967 में अमेंडमेंट भी किए गए। अमेंड हुआ, ये कानून अमेंडमेंट हुआ 1967 में, हाइड किया गया। और थोड़ी सी बात हुई कि हाइड किया जाए,
ये काम हुआ। उसके बाद 1976 में इस कानून में फिर चेंजेस करके इसी कानून का नाम बदलकर कर दिया। तो अस्पृश्यता नेगेटिव शब्द है, अनटचेबिलिटी एक सही शब्द नहीं है। समझ आ रही बात? एक विशेष संदर्भ में बदली है, मगर इसका एक मतलब होता है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को अच्छा शब्द नहीं माना जाता, अछूत या छुआछूत ये एक तरह से अलग बात मानी जाती है। इसलिए इसका नाम कर दिया गया सिविल अधिकार, नागरिक अधिकार, अंग्रेजी में हिंदी में लिखूं, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 जो था, ये इसी का ही था ना, इसी कानून को लागू किया गया और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया, पीसीआर एक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पीसीआर एक्ट बोलते हैं। मैं पीसीआर जानबूझ के शब्द यूज में कर रहा हूं कि गांव के लोग आज भी पीसीआर बोलते हैं, इस कानून एसटीएसी एक्ट नहीं बोलते। इस कानून में जो प्रावधान किए गए थे उसमें भी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि लोगों में भय बहुत कम था। एफआईआर करने वाले लोगों तक पहुंच नहीं थी, एफआईआर होती नहीं थी, होती थी तो सुनवाई नहीं होती थी, एफआईआर लग जाती थी और मामले में कुछ ज्यादा दम नहीं था। तब एक महाराष्ट्र के अंदर व्यक्ति हुआ जिसका नाम था नामदेव दशाल। क्या नाम था? नामदेव दशाल करके दलित कवि है, बहुत बड़े कवि है नामदेव दशाल। आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत बड़े कवि है, आज में उनकी डेथ हो गई। तो नामदेव दशाल साहब ने एक आंदोलन चलाया अमेरिका में, जो रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन चला था ना अमेरिका में, उससे प्रभावित होकर एक आंदोलन चलाया था, पैंथर्स आंदोलन था अमेरिका का। आपको याद है तो मैंने आपसे बात कही थी, पैंथर्स। इन्होंने नाम दिया दलित पैंथर्स। क्या नाम दिया? दलित पैंथर्स करके एक आंदोलन चलाया और जबरदस्त आंदोलन चला, तेजी से आंदोलन। पैंथर्स आंदोलन अमेरिका का, दलित पैंथर्स हमारे महाराष्ट्र से चला। ऐसे पूरे भारत में चला। जागरूकता यहाँ पे राजस्थान वालों की वैसे भी कमी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको अच्छी तरीके से पता है, तो ये ज्यादा जानते भी नहीं, उनको इतना पता है कि ठाकर साकर फलाना जाट होती इस बात को मैं कर दो, इससे ज्यादा जानकारी कम है। मैं भी बता रहा हूँ, जिस माने मत माने, किसी को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं, हो सकता है, मगर रियलिटी जो है वो ग्राउंड पे अपन सब जानते हैं। यदि किसी के साथ गलत होता है तब तो याद उठाते नहीं, मगर किसी का साधन बनने का हो तब साधन बन जाते। ये मिस्टेक है। जब भी गलत होता है तो करना चाहिए, देखो ये अब गलत है, राइट इसलिए तो लिए गए हैं, ये राइट है ना आपके। तो ये काम दलित पैंथर्स के मांग पर राजीव गांधी ने सितंबर, देखो सरकार नवंबर रही है, सितंबर 1989 में एक कानून बनाया। इस कानून में यह प्रावधान था कि 30 जनवरी 1990 को ये पूरे देश में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, आपको पता है जम्मू कश्मीर में उस समय लागू नहीं थे, अब होते हैं, समझ आ रही मेरी बात? अब समझिए। तो 30 जनवरी डेट है, ये बहुत स्पेशल डेट है। 30 जनवरी 1990 को ये पूरे देश में लागू हो जाएगा और ये कानून 30 जनवरी 1990 को लागू है। जब लागू हुआ उस समय सरकार किसकी है? वीपी सिंह की। लागू हुआ तब किसकी है? समझ आ रही मेरी बात? आप थोड़ी सी बात को अंडरस्टैंडिंग बढ़िया रखिए, जो काम आएगी। और जब बनाया गया था उस समय राजीव गांधी ने बनाया ये कानून, राजीव गांधी का बनाया हुआ। मेरा कहने का मतलब यह है, ना मिस्टेक मत कर लेना। और विद्यार्थियों ये कानून कर दिया गया लागू। संविधान सभा का 10वां सत्र नो होना है क्यों? हाँ लिखो भाई। संविधान सभा का 9वां सत्र 30 जुलाई 1949, 30 जुलाई 1949 से सितंबर 18 सितंबर 1949 तक चला। ये कौन सा सत्र है? 9वां चला। इसमें प्रिवी काउंसिल के अधिकार को खत्म कर दिया गया।
पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रिवी काउंसिल के क्षेत्राधिकार को खत्म कर दिया गया। अंबेडकर साहब ने बिल रखा था इसको, अंबेडकर साहब ने। प्रिवी काउंसिल का अधिकार क्या था? हमारे यहां के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अपील होती थी, वो कहां होती थी? सीधी प्रिवी काउंसिल में होती थी। अब कहा उन्होंने नहीं होगी, अब प्रिवी काउंसिल में नहीं होगी और ये खत्म हो गई। प्रिवी काउंसिल के क्षेत्राधिकार 14 सितंबर को किया था, ये 14 सितंबर को अंबेडकर साहब ने। ये प्रस्ताव किसने रखा था? अंबेडकर साहब ने रखा था और कानून रखा था, विधेयक रखा था और विधेयक पारित हो गया और प्रिवी काउंसिल का काम, क्षेत्राधिकार खत्म। हाँ 14 सितंबर को रखा बेटा, सितंबर को रखा है ना, रखा गया और डिस्कस होने के बाद तय हुआ। इसमें कोई एफर्ट था ही नहीं, भारत स्वतंत्र हो चुका था। अब प्रिवी काउंसिल में अपील क्यों? अपील होती ही नहीं थी, फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। समझ में आ रही बात? फॉर्मेलिटी। तो ये प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार निषेध अधिनियम पारित किया गया। तो इस पर अब आगे हम कोई अपील हमारे हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कौन से? रॉयल स्टेट के हाई कोर्ट थे ना, रॉयल स्टेट के, उसकी अपील कहां होती थी? ब्रिटेन में होती थी। भाई हाई कोर्ट थे बीकानेर वगैरह में नहीं थे? पढ़ते हैं ना आप, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर हाई कोर्ट थे, पढ़ते हो ना, ऐसा पढ़ते हो ना। ये हाई कोर्ट की अपील जो है सीधी प्रिवी काउंसिल में होती थी, रॉयल स्टेट्स की। और दूसरा जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट था भारत का, उसकी, जिसको संघीय न्यायालय बोलते हो आप, क्या बोल रहे हो? संघीय न्यायालय। उस संघीय न्यायालय की अपील भी कहां होती थी? सुप्रीम कोर्ट में होती थी, सॉरी प्रिवी काउंसिल में होती थी। तो वो प्रिवी काउंसिल में अब अपील नहीं होगी। ये कानून पारित करके इनको खत्म कर दिया गया। संविधान पर डिस्कस चलता रहा। बड़ा सिंपल सा, ये तो यहां नॉर्मल चीजें हैं। सरपंच करता क्या है? सरपंच के पास पावर क्या है? ये बड़ा सिंपल सवाल होता है और गड़बड़ होती है। सेक्शन 32 इस बात को कहता है, इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तो आप क्लियर है ना, यहां अपनी बात हो गई है ना, यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए ना। ये ध्यान रखना, सक्षम प्राधिकारी लिखा हो सकता है, रिटर्निंग ऑफिसर लिखा हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं होती है। ऐसे सक्षम प्राधिकारी की मीनिंग जो है वो विद्यार्थियों आपको बता दूं, आगे जो सेक्शन 2 है स्टार्ट में होता है ना, उसके अंदर परिभाषाएं होती है, वहां दिया होता है। ठीक है, हाँ 29 प्रधान और उप प्रधान 28 और प्रमुख और उप प्रमुख 29। पदावधि 30, पदावधि इनकी 30 और 31 में अलाउंस। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, ये रटा नहीं जाएगा और आपको सेक्शंस का ध्यान भी ज्यादा यहाँ रखोगे तो फिर आपके ज्यादा हो जाएगा। मतलब फिर पूरा कानून आपको याद होता नहीं, फिर उसका मतलब कुछ नहीं है। ऐसे लिखाने से तब क्या है, लिखा दो, लिखी हुई चीज को वापस लिखा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज काम आती है, जैसे हटाने की प्रक्रिया है तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। योग्यताएं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेक्शन 19 है, कोई सेक्शन जिसकी मैं इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूं ना, उसी की आपको इंपॉर्टेंस ध्यान रखनी है। ज्यादा इंपॉर्टेंस का मत नहीं तो इसमें जाइए, क्योंकि पूरा कानून आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, अब खुदा न खास्ता यदि पदावधि पूछ ले सेक्शन की और आपको पता नहीं है तो वो नहीं है, वो बहुत सारों को नहीं होगा। क्लियर बात है, वहां जनरलाइज हो जाएगा सवाल खुद ही। यदि वो सवाल का उत्तर देने से और नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जिसका यदि सही भी हो जाएगा वो टोरे से हो जाएगा, वो तो चौथे लड़के का होता ही है। वो हर चौथे लड़के का कोई न कोई टोरा सही होता ही है, फ्रीक्वेंसी है उसकी, तो वो तो सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाली बात है, क्योंकि वो। अब है सरपंच क्या काम करता है, सरपंच के कार्य क्या काम करता है भाई, कार्य कोई बताए। एक अभिलेखों का अभिरक्षक होता है। पंचायत के अभिलेखों का अभिरक्षक होता है। पंचायत में जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उस अभिलेखों का अभिलेखागार होता है, ये संरक्षक होता है। यानी पंचायत के अभिलेखों का संरक्षक होता है। ये तो उसका भाई जितना भी पंचायत डॉक्यूमेंटेशन उसके पास होता है, हेड होता है, तो वो करता है। बैठक बुलाता है किसकी, ग्राम सभा की और पंचायत की। ग्राम सभा और पंचायत की बैठक बुलाने का काम करता है, सही बात है। बैठक की अध्यक्षता करता है, इसकी क्या करता है,
अध्यक्षता करता है। हाँ, इसका ये उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, बैठक सरपंच ही बुलाएगा, ये बात है। और फाइनेंशियल और कार्यपालिका संबंधी कार्यों का उत्तरदायित्व निभाता है वित्तीय, वो कार्यपालक कार्यों के रूप में भूमिका निभाता है, यानी किसको स्वीकृति देनी है, कौन सा काम की स्वीकृति करना है, कहां काम करवाना है, कैसे करना है, ये सब इसके अधीन करता है। दूसरा, जितने भी पंचायत के अंदर कार्मिक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं वो पंचायत के सब इसके अधीन होते हैं, सरपंच के अधीन होते हैं, सरपंच के पास होता है। वो उन कार्यों का निरीक्षण कर सकता है, पर्यवेक्षण कर सकता है, नियंत्रण दोनों होता है। ये निरीक्षण कर सकता है, पर्यवेक्षण कर सकता है और इन कार्यों को नियंत्रण करने का काम भी करता है। स्कूलें वगैरह चेक करना वगैरह ये कर सकता है। सरपंच स्कूल को चेक कर सकता है, हेडमास्टर को निर्देश दे सकता है, काम करने के लिए कह सकता है, ये सब कुछ कह सकता है, ये सब कुछ ही करता है। और दूसरा, इसके संबंधी जो रिपोर्ट होती है, वो लेख है, वो तैयार करवाता है और उसको आगे प्रस्तुत करने का काम, क्योंकि पदेन सदस्य होता है पंचायत समिति का, तो इस रूप में भी ये काम करता है। खास बात यह है इसकी, पंचायतों की बैठक बुलाना, पंचायत समिति मुख्य यही है, एग्जीक्यूटिव, ये प्रधानमंत्री भी है पंचायत का, और ये प्रधान राष्ट्रपति, ये प्रधान, ये सब है, ये अपने आप में हेड है, अपने आप में हेड है। पंचायत अपने आप में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, संस्थात्मक व्यवस्था नहीं है। वहां आप देख रहे हैं तो ये जो है, ये ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ग्राम सभा में से चुना जाता है, मगर ग्राम सभा को हटाने का अधिकार इसके पास, सरपंच को ग्राम सभा नहीं हटा सकती, ग्राम सभा नहीं हटा सकती। पंचायत के सदस्य हटा सकते हैं, ग्राम पंचायत के यानी पंच जो हैं वो प्रस्ताव लाकर हटा सकते हैं, अन्य नहीं हटाया जा सकता। हाँ, एक बात यहां ध्यान रखनी है कि सरपंच यदि अनुपस्थित है तो उप सरपंच करेगा, और उप सरपंच यदि अनुपस्थित है तो अध्यक्षता कौन करेगा ग्राम सभा की? ग्राम सभा के जो सदस्य है वो अपने में से जिसे चुनेंगे, इलेक्टेड करेंगे, वो अध्यक्षता करेगा उस ग्राम सभा की, केवल उस ग्राम सभा की। वो सरपंच नहीं हो जाएगा, उसी बैठक की अध्यक्षता करेगा, उसके बाद वो कुछ नहीं करेगा। पंच निरपेक्ष कौन है? भारत। बार बार कह रहा हूं तो लीडर हम, भारत है, ऐसा भारत है, समाजवादी भारत है और निरपेक्ष भारत है, हमारा तो धर्म है ही। अब है समाजवादी, ये शब्द ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिस्कस नहीं हुआ, बहुत हुआ, जोड़ने के भी नाम लिए गए, कहा गया रखना चाहिए, ये करना चाहिए, परंतु अम्बेडकर साहब जैसे लोग और बाकी लोग ये मानते थे कि इसकी जरूरत नहीं है। जब हम संविधान के अंदर सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है, यहां हमने एक बात कही है, सामाजिक और आर्थिक न्याय, बात हुई है अपनी, हुई है, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करते हैं, तब क्लियर सवाल खड़ा होता है कि हम वितरणात्मक न्याय को स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समाज के अंदर किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये सामाजिक है, और उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। हमारा समाजवाद अपने तरीके का समाजवाद है, और आप जानते हैं समाजवाद की कोई निश्चित परिभाषा है नहीं। समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसके सिर पर रखा जाए वैसा आकार ग्रहण कर लेता है। ये बात मेरी बहुत अच्छे से, जब समाजवाद को मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बात बहुत अच्छे से कही थी। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और बाद में जब सवाल खड़े हुए और जब ये पूछा गया कि हमारा समाजवाद कैसा रहेगा, तो हमने ये तय किया, इंदिरा गांधी ने कहा भी कि हमारा भारत का संविधान भारत के जैसा, हमारे जैसा संविधान है, हमारा अपने तरीके का समाजवाद है, भारत का समाजवाद हमारे तरीके का समाजवाद है, ये दुनिया से की हुई नकल नहीं है, ये साम्यवाद नहीं है, ये वर्गहीन समाज की तरफ जाने वाला कदम नहीं है, ये कोई केवल और केवल सभी प्रॉपर्टी का हम सार्वजनिकरण कर देंगे ऐसा नहीं है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है, जहां हम निजीकरण का भी ध्यान रखेंगे और निजीकरण के साथ सार्वजनिकरण का भी ध्यान रखेंगे। हम ये भी ध्यान रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, बिस्तर मिले, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और समाज में उसके साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो।
ऐसा समाज हम बनाएंगे जो वितरणात्मक न्याय पर आधारित होगा, बेहतरीन समाज होगा। हमारा समाजवाद अपने तरीके का समाजवाद है। और आपको बता दूं, सही तरीका यह है हमारा समाजवाद का कि हमारा समाजवाद जो है विद्यार्थियों, वो वास्तव में मार्क्सवाद, वो गांधीवाद का मिश्रण है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये, गांधीवाद का मिश्रण है, जिसमें हम झुके हुए किस तरफ है? गांधीवाद की तरफ है। हमारा समाजवाद ऐसा समाजवाद है। हमारा समाजवाद जो है एक ऐसे राज्य की बात करता है जो कैसा राज्य है? लोक कल्याणकारी राज्य है। कैसे राज्य की बात करता है? हाल ही में चर्चा में रहा है, 4 दिन पहले चंद्रचूड़ साहब ने यह बात कही है अपने भाषण के अंदर कि भारत का समाजवाद लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। रिटायर्ड हुए तब कहा था, वही चंद्रचूड़ साहब का नाम सुना है आपने? डीवाई चंद्रचूड़ साहब कहा था, याद आइए, आपको याद आ रहा है ना? एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी दिए गए थे उस समय 39 खा था, है ना? आगे बात करेंगे अपन उस पर। जो समाजवाद नीति, ये सामाजिक आर्थिक न्याय हमारे यहां कौन करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है जो बात करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट समाजवाद है हमारा। एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, वितरणात्मक न्याय को स्थापित करता है, बराबरी की बात नहीं करता, जो निजीकरण के साथ सार्वजनिकरण का भी समर्थन करता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है। ऐसा है जो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, मगर उसका झुकाव किस तरफ है? गांधीवाद की तरफ है। ऐसा समाजवाद है। और कांग्रेस 1955 के अंदर अवार्डी अधिवेशन में समाजवादी संरचना को एक्सेप्ट किया था, माना था। आपको पता है, डीके बरिया जब हुआ करते थे उस समय माना गया था। और उसके बाद विद्यार्थियों कहने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने संशोधन किया। ये नहीं था मूल प्रस्तावना में, ये दोनों शब्द नहीं है, एक और नहीं है, एवं अखंडता, एवं अखंडता, ये तीनों शब्द जो है बाद में जोड़े गए। जरूरत नहीं थी। जब ये आपने लिख रखा है तो ये लिखने की क्या जरूरत है? जब आपने ये लिख रखा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, तो वही तो पंथ निरपेक्षता है। जब आपने ये लिख रखा है एकता, तो वही अखंडता है। इसलिए कहा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया वो अनावश्यक और दोहराव था, जिसकी जरूरत नहीं थी। समाजवाद पहले से ही है। ऐसा नहीं है कि 42वें संविधान संशोधन से आया, ऐसा नहीं है। सामाजिक आर्थिक न्याय का मतलब ही होता है, पंथ निरपेक्षता का मतलब यही होता है कि प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। विश्वास, उपासना, धर्म की स्वतंत्रता ही तो पंथ निरपेक्षता है। सर्वधर्म संभावित है, इसका मतलब क्या है? सर्वधर्म यही तो है। भारत सभी धर्मों का सम्मान करेगा। भारत का कोई राज्य के धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों का सम्मान करेगा। आगे बात करेंगे आर्टिकल 25, 26, 27, 28, इनकी जब बातें करेंगे तो पता चलेगा कितना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष है, मैंने बहुत अच्छे समझा। फ्रांस की तरह नहीं, ये प्रॉब्लम फ्रांस की है। शब्दावली में देखें तो फ्रांस की बात भी मैंने कही, ब्रिटेन की बात भी कही और भारत की बात भी कही। मैंने बहुत अच्छे से धर्मनिरपेक्षता, एक सेक्युलरिज्म, बहुत लौकिकीकरण पढ़ाया था। और अखंडता एकता शब्द है कोई जरूरी, मगर इंदिरा गांधी रोणी ने कोणी कुण के भाई सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन और उसके बाद जो संशोधन हुआ। हाँ, एक बात बहुत स्पेशल थी, इसकी मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। जब विद्यार्थियों 1977 में इंदिरा गांधी हार गई और इंदिरा गांधी हारने के बाद में इमरजेंसी पर और खासतौर से 42वें संविधान संशोधन जो किया गया था, इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी जनता पार्टी सरकार द्वारा, जिसमें गृह मंत्री साहब भी थे, वित्त मंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री भी थे और संचार मंत्री को शामिल किया गया था जनता पार्टी के। और उस कमेटी ने जो डिस्कस करने के बाद जो उन्होंने परिणाम दिए, उन्होंने कहा जनता पार्टी की जो कांग्रेस की विरोधी, आप जानते हैं, मोरारजी देसाई की सरकार बन चुकी है, इंदिरा हार चुकी है। उसके बाद उस कमेटी ने कहा कि ये शब्द हमें निकालना नहीं चाहिए, ये सही प्रस्तावना में बने रहने चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि केवल जोर देने से विरोध था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ये दो राह है, ऐसी बातें हमारे संविधान में पहले से ही है। जैसे इस्माइल फारूकी वर्सेज भारत संघ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया मामला 1994,
और दूसरा मामला है मोहम्मद सिद्दीकी वर्सेज महंत सुरेश दास का मामला। एक और लिख देता हूं मैं, मोहम्मद सिद्दीकी वर्सेज सिद्दीकी एंड अदर्स वर्सेज महंत सुरेश दास का मामला। दोनों केस अलग है। अब मेरी देखो धार्मिक स्वतंत्रता, ये इसलिए मैंने लिखा है आपको क्योंकि हाल में गड़बड़ रहती है। ये टाइटल्ड केस है, ये इस बात का है कि अयोध्या की जमीन किसकी है, ये तो केस है इसका। समझ आ रही बात? यहां जो विवादित ढांचा है ना, विवादित ढांचा, ये मामला केस किसका है? विवादित ढांचे का है। किसका है? विवादित ढांचा जो है ये क्या है, ये किसका है, ये किसका है, टाइटल किसका है, ये मालिक कौन है, इसका मालिक कौन है, विवादित ढांचे का धनी कौन है, मालिक कौन है, ये केस है। इसको तो आपको पता है 2019 में 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया था। इस्माइल फारूकी केस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट केस था। आपको जानकारी हो कि नहीं है मुझे पता नहीं। अयोध्या को आजकल अयोध्या जिला कहते हैं, कभी फैजाबाद बोला जाता था, पता है ना आपको। स्वतंत्रता के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में 1949 के अंदर इस मामले को पहली बार कोर्ट में लेके गए, ये विवादित बना और नगर पालिका को दे दिया। बाद में क्या हुआ कि हिंदू पक्ष ने यह दावा किया 51 के अंदर कि साहब ये हमारा मतलब यहां टाइटल है और हमारा होना चाहिए, हमारा मंदिर नहीं मिला। मोहम्मद सिद्दीकी जो ये है ये मर गया, इसका बेटे, बाद में इसके बेटे ने जो है असद सिद्दीकी करके है, उसने इसको संभाला था आज तक। वो मर गया भाई, कुछ टाइम का केस है तो सीधी सी बात है, आप समझ रहे। उन्होंने भी 1961 में ये दावा किया कि ये हमारी मस्जिद है और हम यहां नमाज पढ़ते हैं और ये हमारे को मिलनी चाहिए। इस्माइल फारूकी इस मामले को ये उठाया कि साहब हमारा धार्मिक स्थल है, मस्जिद जो है ना, मस्जिद मतलब बाबरी मस्जिद जो है, आपको बताओ राजीव गांधी ने खोली थी 1986 में। लोग बातें भले कितनी कर ले, पूजा की अनुमति देने वाला पहला आदमी राजीव गांधी था भाई साहब। ठीक है, मोदी इधर से आलू डालकर इधर आलू निकालता है, ये सोना निकाल देता है, मजाक बन जाता है। ये बात आप जानते हैं, सरकारों के गीत गाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ये हमारा यहाँ दावा है, मस्जिद पर हमारा नमाज पढ़ने की जगह है और इसलिए ये जगह हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है, मुझे हमें यह मस्जिद में नमाज पढ़ने दी जाए, इससे दूर नहीं किया जाए, इसे आप ले नहीं सकते, वापस नहीं कर सकते। सरकार ने क्या किया था कि जब विवादित ढांचा गिरा था ना, आपको जानकारी हो तो 1992 की घटना, विवादित ढांचा। पहले तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हिंदू मंदिर अंदर पहले मूर्तियां बाहर थी, फिर गर्भ में रखवा दी थी, लॉक रहता था, डेरा पूरी तरीके से बंद रहता था और खुला रहता था। एक तरफ मुसलमान मस्जिद पर छोटा सा एरिया, एक प्लॉट है, सच बात तो ये 1000 फीट की जगह है, सॉरी लगभग मेरे ख्याल से 2-4 प्लॉट की जगह है, बहुत कम, ज्यादा 800-900 वर्ग मीटर की जगह है, इतनी जगह, ज्यादा कोई बड़ी जगह वो नहीं है विवादित वाली। तो आसपास में वो मुस्लिम बस्ती थी पूरी तरीके से, आप पता ही है क्योंकि भाई बाबरी मस्जिद जो बनी थी 16वीं शताब्दी में, उस समय तो मुस्लिम हो गई, फिर वह नमाज अदा होती थी, इस्लाम रहा, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अंग्रेजों के कारण में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ऐसे 1857-58 में भी वहां दंगे हुए, हिंदू मुसलमानों के सांप्रदायिक दंगे वहां हो रखे, तो माहौल तो बिगड़ा गया था, इसमें कोई शक नहीं है कि बैकग्राउंड ऐसा था। 1992 में 6 दिसंबर की जो घटना थी, 6 दिसंबर 1992 की जो घटना थी, उस घटना ने मजबूर किया गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी का एक्वायर कर ले, अधिग्रहण कर ले, पूरी तरीके से अपने पास में ले ले। और गवर्नमेंट ने क्या किया, जमीन को कर ले एक्वायर। समझ आ रही बात? जमीन पूरी अपने लेकर तारबंदी करके बंद कर दी। उन्होंने कहा कोई अंदर नहीं घुसेगा, मरने दो इनको, दूर जाने मत दो। सरकार ने यह कर दिया, एक ऑर्डिनेंस निकाला और ऑर्डिनेंस के माध्यम से अधिग्रहण कर दिया। अधिग्रहण करने के बाद में यह केस गया, यह अधिग्रहण हो गया। इसके बाद क्या हो गया, अधिग्रहण हो गया। अधिग्रहण के बाद में सुप्रीम कोर्ट से पूछा सरकार ने 143 के तहत, अयोध्या में राम मंदिर और मस्जिद है, किसको दे?
हम तो डिसाइड कर नहीं पाते हैं। आप बताओ, ये जो है ना विवादित ढांचा, मैं विवादित ढांचा जानबूझकर शब्द बोल रहा हूं ना, बाबरी मस्जिद बोला जाता था, लोग जनरली बोलते थे। अब क्या है कि सरकार बीजेपी के बोल नहीं सकते, और फैसले में भी ये विवादित ढांचा ही लिखा गया, विवादित ही था। लीगल नाम यही है, व्यवस्थित नाम जो है विवादित ढांचा ही है। कि मस्जिद कहने का मतलब है बाबरी मस्जिद थी, मंदिर बना, ऐसे कह नहीं सकते, तो विवादित होता। इसको ये सवाल उठाया कि साहब ये अधिग्रहण कर लिया और ये क्या राम मंदिर है या मस्जिद है, आप डिसाइड करो। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा परम पिता थोड़ा मन था उनका, मैं क्यों करना पड़े भाई, वहां क्या है क्या नहीं तुम डिसाइड करो, हमारे को क्या लेना देना कि वहां मंदिर है या मस्जिद है। सर्वोच्च न्यायालय इस पर कोई सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय उन मामलों में सलाह देने के लिए बाध्य है जो आर्टिकल 131 से रिलेटेड है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले मैटर्स होते हैं या लीगल मैटर संवैधानिक है, उसमें सलाह देने के लिए बाध्य है, मानने के लिए बाध्य कहीं भी नहीं है राष्ट्रपति। यहां तो ऐसे मामले में देने के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि 143 नहीं लगता। खैर, इसमें उन्होंने सलाह नहीं, सरकार ने कहा अब क्या करें। तब इस्माइल फारूकी सुप्रीम कोर्ट जाकर कहा कि साहब हमारे को मस्जिद दी जाए, क्योंकि हमारा वहां पर क्या है, मस्जिद में पूजा करनी पड़ती है, क्या कहते हैं, नमाज अदा करनी पड़ती है। नमाज अदा करना हमारा आर्टिकल 25 में धर्म को मानने का, आचरण करने की स्वतंत्रता का हिस्सा है, इसलिए हमें यह हक दिया जाना चाहिए। और दूसरा, इसका मैनेजमेंट भी हमें दे दो, यानी 26 ये सरकार अपना छोड़े और हमें दे। ये सवाल केस बना, समझ में, इसको कहते हैं इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अर्थात अयोध्या का मामला। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अयोध्या का मामला। इसको क्या कहते हैं, अयोध्या का टाइटल मामला। यह है टाइटल का मामला, यह सिविल केस है, यह सिविल टाइटल केस है। समझ में आ रही है, यह दीवानी केस है कि जमीन का धनी कौन है, जमीन का प्लॉट विवाद है, इसमें कोर्ट में जाए तो धनी कौन है, तो ये तो धनी कौन है, ये कह रहे हैं धनी तो है ही हमारे पास है, हमें दे, क्योंकि हम यहाँ लगातार नमाज अदा कर रहे हैं, इसलिए हमें नमाज अदा करने की वापस छूट दी जाए और हमें करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया और वही फैसला विद्यार्थियों इस फैसले का आधार बन गया बाद में। और वो फैसला ये था कि मुस्लिम धर्म के अंदर जो अल्लाह है, अल्लाह समझो, खुदा जो अल्लाह है, वो अल्लाह सब जगह है, सर्वव्यापक है, कण कण में है। उसकी नमाज अदा केवल मस्जिद में होगी, ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई धर्म में हिस्सा नहीं है। कहीं पर भी अंगूठे बिछाओ और मक्का की तरफ मुंह करके अल्लाह अकबर बोल दो, अल्लाह कण कण में है। इसलिए मस्जिद में ही नमाज अदा की जाए, ये धर्म का हिस्सा नहीं है, ये धर्म का हिस्सा नहीं है। अर्थात मस्जिद आपको बार करो, रोड़ घड़ी नमाज अदा करो, आराम से रहो, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का आपका हनन नहीं होता है, अर्थात हम आपको नहीं दे सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। मेरा कहने का मतलब बेटा यह है कि किसी भी धार्मिक संस्था की संपत्ति है, आप लोक हित के अंदर यदि उसका अधिग्रहण करते हैं, मंदिर ढूंढो, रोड बनाओ, मंदिर ढूंढो, जोड़ दो, गलत क्या है, बस बना दो, दूसरी जगह बना लो, ऐसा थोड़ी है। और लोगों ने आपने गांव में देखा, इसका यूज करते हुए देखा, गांव में रोड निकले लगाया जाए तो ले पोट और दबड़े फिर दे दिया थान दे दी। मैं तो गांव जगह देखो, मैं रोड पाड़ क्या तब सारे दे दी थान बना दी, डीजे बनाओ को गोगो भी बनाओ कर हाथ खा दिए गोगो, तो गोगो तो थर्पन भी लाया एकदम पेड़ दे। लोगों ने देखा गांव में, मैंने देखा देर निकले, देर निकली पार बेट में जाते फोटो रखो, वहां पार फोटो करो, जब रखो मैं नाये झाड़ फूल झाड़ मेरी रात रपट थोड़ा कुमकुम वगैरह छिड़क दे। हमें तो लोग हमें दे दिया तो कुकुर हाथ जोड़ा कर हर टाइम ये बैठा हाथ जोड़ता, ये तरीका है, ऐसा थोड़ी कर सकते आप। रास्ता ये भी रोक रहे हैं, कहीं पर नमाज आप गली के अंदर पढ़ रहे हैं, सीधे नहीं कर सकते, आपकी जगह है पढ़ो ना, कहीं भी पढ़िए, पब्लिक प्लेस आप नहीं यूज करिए, ऐतराज नहीं है। मगर आप इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कहीं भी पब्लिक को डिस्टर्ब करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब थोड़े करेंगे।
और इसमें तो यह कहा गया कि कुरान जो है, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना धर्म का हिस्सा है। यह बात ठीक है, मगर नमाज मस्जिद में पढ़ा जाए यह धर्म का प्रावधान नहीं है, इसलिए यह नहीं दी जा सकती और मामला हो गया खत्म। अब यह केस वापस, यह केस अलग है। इस केस तो तब पैदा हुआ विद्यार्थियों जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में डिसीजन दिया। आपको जानकारी हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस डिसीजन के अंदर 3 पार्ट बनाए थे। एक निर्मोही अखाड़ा हिस्सा बना था, आपको जानकारी हो तो, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड उसका हिस्सेदार था, और एक राम मंदिर का जो हिस्सा था उसको उन्होंने क्या किया कि 3 हिस्सों में बांट दिया। जो जमीन थी ना वो विवादी ढांचा, उसको उन्होंने क्या किया, 3 हिस्सों में बांट दिया था। ये निर्मोही अखाड़ा की, ये मस्जिद की और ये मंदिर की। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था 2010 का। इस फैसले को चुनौती दी गई थी, वो दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। ये एम सिद्दीकी जो है ना, ये मृतक है, फैसला आया तो जिंदा नहीं है। और आपको पता है सिविल केस में जिंदा रहना जरूरी नहीं होता। सिविल केस में आदमी जिंदा हो ये जरूरी नहीं है। क्रिमिनल केस में जिंदा नहीं है तो क्रिमिनल खत्म। यदि कोई क्रिमिनल है, मामला है और आदमी जिंदा नहीं है तो केस नहीं चलता। केस किस पे चले? केस किस पे चले? और मान लो बाबू जाफरा, हमारे बाबू जाफरा नेकाल दावा करोगा जमीन हमारे बाबू की थी, तो बाबू भले ही जाफरा जमीन हमारी तो हम दावा कर सके? ऐसा होता है नहीं होता है? आप समझना मेरी बात। जमीन की बंटवारा हुआ, कभी मिस्टेक, किसी मिस्टेक से गलत अंगूठे लगा के किसी ने कर दिया, करते ही थे पहले लोग पटवारी और आखिरी बात कर ली। अब आप दावा करो कैसा मेरे दादा की जमीन थी और मैं उसका वंशज हूं, मुझे ये जमीन का हक मिलना चाहिए। कोर्ट में ये थोड़ी क्या बाबे ला, कोई बात नहीं, आप हो ना, दादा जरूर चढ़ी, आप हो। तो वैसे मर्तब भी कोई हो जाता है पार्ट, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। आप ये अन्यथा नहीं लेना इस चीज को, बड़े सिंपल चीज है। तो अब तो मौलाना असद रस्दी जो है वो इसको संभाल, इसके बेटे मौलाना असद रस्दी ये इसको चला रहे थे, केस को आगे बढ़ा रहे थे। सिद्दीकी साहब की डेथ हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में पहले 3 जजों की बेंच बैठी, फिर 5 जजों की बैठी। 5 जजों की बेंच ने यह विचार किया कि यह टाइटल किसका है, क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि आपने तो और मामला उलझ गया। इनमें एक पार्ट ये था, दूसरा सुरेश दास जी थे, निर्मोही अखाड़ा चला रहा था, तो इनमें पार्ट बनते एक पार्ट बनाया गया विद्यार्थी, खुद रामचंद्र जी खुद पार्ट बने। ऐसे रामचंद्र जी पार्ट को पहली बार नहीं बने। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, देवकी अग्रवाल करके एक एडवोकेट थे, उन्होंने 1959 में ही रामचंद्र जी को पक्ष बना दिया था कि रामचंद्र खुद इसके मालिक है। कि देवकी अग्रवाल एक आरएसएस के बहुत अच्छे वकील थे, बहुत आरएसएस का नाम ले लिया मैंने, गलती से आ गया, बाकी वो एडवोकेट अच्छे थे। उन्होंने कहा कि साहब ये रामचंद्र जी की जमीन है, उनका घर है, इसलिए उनको मिलना चाहिए। तो रामचंद्र जी खुद, मैं कहा मृतक आदमी कोई पार्ट हो सकता है, तो उनको पार्ट बन गया थे। और अभी इसमें ये विवादित ढांचे पर ये मिलने दिया, 5 जजों की बेंच बैठी और 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा ये विवादित ढांचा जो है ये राम की जमीन है, अर्थात यहां पर सरकार एक ऐसी कमेटी बिठा दे और वो मंदिर का प्रबंधन और मंदिर निर्माण का काम करे। और इस्लाम के लिए जो है, इस्लामी धर्म के लिए भी ध्यान रखा जाए, उनके लिए अलग से जमीन प्रदान कर दी जाए ताकि मामला चलता रहे। समझिए, सरकार को ये काम दिया गया, निर्देश दिया गया, आदेश दिया गया, और ऐसे आदेश कोर्ट दे सकता है, नहीं दे सकता। ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है? 100 समझाया था, बात याद आ रही है? दे सकता है, उन्होंने आदेश दिए और प्रेजेंट टाइम आपको पता है राम मंदिर बन गया, मामला समझ गया। तो ऐसा हो सकता है ना, कहने में। पहले ये लिखिए, इस्माइल फारूकी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, अयोध्या मामला बोलते हैं, ये टाइटल मामला बोलते हैं, तो थोड़ा सा है मामला अयोध्या का, फर्क समझ रहे हैं? जमीन का मालिक कौन है और नमाज पढ़ने की बात है ना। इस्माइल फारूकी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, मामला क्यों खड़ा हुआ समझ में आ रही है बात? क्लियर। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया
कि मस्जिद में नमाज पढ़ना, मस्जिद में देखो महत्वपूर्ण मस्जिद है, महत्वपूर्ण क्या है? मस्जिद है। नमाज में छोड़ो, मामला मस्जिद का है। मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। मुसलमान आपको देखा है ना, कोई भी मेरा स्टूडेंट भी मुसलमान है और वो चाह रहा है कि मेरे को नमाज का टाइम हो गया, पीछे जाकर नमाज पढ़ ले, कहीं भी पढ़ सकता है। नमाज पढ़ने से, खुदा की सजदा करने से किसी को कोई ऐतराज है नहीं, कहीं भी करे। फौजी करते हैं, फौज में हमारे मुसलमान है, नमाज का टाइम होता है, नमाज पढ़ते हैं, बस गाड़ी खड़ी कर दो, बात खत्म। चलो, नमाज पढ़ना अनिवार्य है, मगर मस्जिद में पढ़ी जाए ये इस्लाम में लिखा हुआ नहीं है। अर्थात इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अर्थात नीचे लिखिए, अर्थात लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, बहुत अच्छे से जान रखिए, बात अभी कह रहा हूं, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा मस्जिद का अधिग्रहण वैध है। अधिग्रहण किया नहीं किया? लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मस्जिद का अधिग्रहण वैध है। ठीक बात है। अब एक ऐसे कोष्ट ऐसे बना लेना बेटा, थोड़ा था ना, ये मैं थोड़ा मामला लिखा दूं क्योंकि आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये इस केस का ही नाम याद नहीं रहेगा। अयोध्या में फैसला